जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी जो नए पैटर्न से ऑप्शनल सब्जेक्ट में परिवर्तन किया है, उसके अनुसार अब किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक ही पेपर होते हैं। पहले 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, लेकिन नए पैटर्न के अनुसार केवल एक ही पेपर होते हैं, जिसे अब 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। और पार्टिकुलरली विशेषकर एलएसडब्ल्यू की बात है जहाँ तक, तो इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी से 3-3 क्वेश्चन, कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है 3 घंटे के अंदर, और जिसके कुल प्राप्तांक 300 है। तो इसके लिए अधिक से अधिक हम मार्क्स कैसे रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से पढ़ें, उस संबंध में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है एलएसडब्ल्यू, जिसका हिंदी होता है श्रम एवं समाज कल्याण। हिंदी में जैसा कि हम लोग समझते हैं, अब ये हम इसको अलग अलग एनालाइज कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो श्रम से क्या तात्पर्य है हमारा, और समाज कल्याण से क्या तात्पर्य, यानी एलएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि श्रम एवं समाज कल्याण होता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटकर इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक है श्रम और दूसरा है समाज कल्याण। जहाँ तक श्रम की बात है तो श्रम और दूसरा होता है श्रमिक, और इसका एक पार्ट है समाज कल्याण। तीनों को हम लोग अलग अलग करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रम से क्या तात्पर्य होता है, तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक रूप से किए गए कार्य को श्रम कहा जाता है। लेकिन अगर विशेषकर हम लोग अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसको देखते हैं तो श्रम का तात्पर्य वह होता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जिससे मुद्रा की प्राप्ति होती है, मुद्रा की प्राप्ति होती है। लेकिन एलएसडब्ल्यू में अगर बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वैसा एक्टिविटी या वर्क जिससे मुद्रा की प्राप्ति हो ही, तो मुद्रा की प्राप्ति का होना कोई जरूरी नहीं है। और जहाँ तक वर्क की बात है तो आप सभी लोग 9th 10th 11th 12th में फिजिक्स पढ़े होंगे, तो वर्क उसको कहते हैं जिसमें फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष वह नहीं होता है। व्यवहारिक में आप रूप देखते हैं, अगर कोई आप दिन भर कोई वर्कर है, एक श्रमिक है, जो दीवार पर हथौड़ा मार रहा है, अगर दीवार में हथौड़ा भी कुछ नहीं है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे श्रम की संज्ञा नहीं दी जाती। उसका ऐसा नहीं कि आप मजदूरी नहीं दे सकते। एक प्लेटफॉर्म पर एक कुली दिन भर लेके आपके बॉक्स को, बैग को घुमाता है और फिर वही आके रख देता है, तो उसको हम श्रम की संज्ञा नहीं देते हैं। इसीलिए इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स दैट इज नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का होना, अगर बल लगाते हैं उसमें विस्थापन नहीं होता है तो उसको वर्क नहीं कहा जाता है। तो वही यहाँ वही है कि अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में देखते हैं, अर्थशास्त्र के टर्म में देखते हैं, तो श्रम उसको कहते हैं जिससे मुद्रा की प्राप्ति हो। लेकिन एलएसडब्ल्यू की संदर्भ में बात करें तो यह कोई जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर श्रम करता है तो उससे उसको मुद्रा की प्राप्ति हो ही। अब पार्टिकुलरली खास करके एलएसडब्ल्यू में श्रम को 2 रूपों में देखा जाता है, एक समान श्रम और एक विशेष श्रम। अब समान श्रम में जो कुछ भी हम एक्टिविटी आम लोगों की तरह करते हैं, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, नहाना, ये सब जो है यह भी एक श्रम है, यह भी एक श्रम है, लेबर है। लेकिन
विशेष रूप से अगर इसको विशेष रूप से अगर इसको हम देखते हैं तो श्रम हुआ है जिससे कुछ प्राप्ति हो, जिससे धन की भी प्राप्ति हो या फिर और कुछ भी है। फिर इसका अगला पक्ष होता है कि श्रम का क्या महत्व है। तो श्रम का महत्व हमारे मानव जीवन में हर मोड़ पर इसका किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसका महत्व है। दूसरे शब्दों में कहें, जीवन के हर पहलू, हर एस्पेक्ट पर श्रम का एक इम्पोर्टेंस है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ खासियत है। और श्रम के आज जब आधुनिक युग में हम ये देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर जब हम श्रम की बात करते हैं तो श्रम का इतना इम्पोर्टेंस है, इसकी इतनी महत्ता है कि श्रम ही हर क्षेत्र में यह अपनी अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करते हैं किसी, अगर कोई राष्ट्र है डेवलप नेशन, तो डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, इसको राष्ट्र ही कहें। राष्ट्र और देश में, नेशन और कंट्री में अंतर है, इस पर हम नहीं चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये पॉलिटी का चीज़ है, तो राष्ट्र का कुछ और मतलब होता है, देश का कुछ और मतलब होता है। लेकिन यहाँ हम लोग सिंपल शब्द में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर किसी देश को डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में हम कैटेगराइज किए हैं, प्लेस्ड किए हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कुछ और है, उसका निर्धारक कुछ और है। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, पढ़े ही होंगे कि कोई देश को डेवलप नेशन के श्रेणी में किस आधार पर रखते हैं, डेवलपिंग नेशन के, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में किस आधार पर रखते हैं, और जो अंडर डेवलप है और विकसित राष्ट्र है उसको किस पैरामीटर, डिटर्मिनेंट है, उस पर हम लोग अलग अलग करते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत प्लेस्ड इन डेवलपिंग नेशन, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, वर्तमान समय के लिए आप कहें कि आज आधुनिक युग में जब ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर अगर किसी देश को हम देखते हैं तो किसी का जीडीपी या पर कैपिटा इनकम अगर अधिक है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है एक लेबरर का, श्रमिक का। अर्थात जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है या वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री जो है सो वो ऑलमोस्ट डेवलप नेशन की श्रेणी में आता है, और हम जो है इसे बीच में है, ट्रांजिशन फेज में है कि न हम डेवलप्ड हैं न अंडर डेवलप, बीच में है। तो मेरा अल्टीमेट गोल है जो कैसे हम डेवलप नेशन की श्रेणी में जाए। तो इसके अन्य सारे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। इसमें एक फैक्टर LSW से रिलेटेड भी है कि वहाँ का जो डेवलप नेशन की श्रेणी में आ रहे हैं वहाँ के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के श्रमिक जो है वो स्किल्ड है, माने कुशल लेबरर है। और हमारा अगर कंट्री डेवलपिंग नेशन के श्रेणी में अगर है तो इसका मतलब है कि हमारा अभी जो लेबरर है वो पूर्णतः स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड कहिए, या सम एक्सटेंट कुछ हद तक ये भी कहते हैं जो अनस्किल्ड है, मतलब अकुशल है। जो स्किल्ड लेबरर होंगे उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा जीडीपी, इकोनॉमी में भी हम लोग पढ़ते हैं, आप भी सब लोग पढ़ते होंगे कि जिसका अगर लेबरर स्किल्ड है, इसका श्रमिक क्या है, वह कुशल है, उसका जो बहुत अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन होगा। समझे? तो लेबर का बहुत बड़ा योगदान है। लेबर को अगर भारत, ये तो LSW का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा में हम लोग इंट्रोडक्शन में चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी देश को डेवलप नेशन की श्रेणी में लाना है और उसको आना है तो उसके लेबरर को, श्रमिक वर्ग को अधिक से अधिक क्या, उसको स्किल्ड करना पड़ेगा, कुशल करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सारे प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट का एक्शन है, अगर वो सब तो अगला कदम है, लेकिन इसके लिए तो ये जो है से हमारा श्रम से तात्पर्य है।
अब जहाँ तक श्रमिक की बात है, तो श्रमिक की बात करते हैं जिसको लेबरर कहते हैं। तो श्रमिक वो ही है, श्रमिक वो है जो फिजिकल वर्क करता है, मतलब शारीरिक वह कार्य करता है और उसके एवज में वह कुछ पाता है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हर लेबरर जो है उसके एवज में कुछ पाता हो। वह चाहे नियोजित हो, अनियोजित हो, कुछ भी हो, उसको भी हम श्रमिक के श्रेणी में रखते हैं। वो नियोजन का चाहे उसका शर्त स्पष्ट हो या फिर अस्पष्ट भी हो सकता है, वह भी श्रमिक कहलाएगा। इसके साथ साथ श्रमिकों की श्रेणी में वो सारे भी व्यक्ति आते हैं जो अभी क्या है, एक रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसको छंटनी भी किया जा चुका है, वो सारे श्रमिकों के श्रेणी में आते हैं, वो सारे श्रमिक ही में आए। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं या ऐसे ओहदे हैं जिसको हम श्रमिकों के लेबरर के श्रेणी में वर्क तो करते हैं लेकिन उसको लेबरर के श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे थल सेना का, जल सेना का, वायु सेना का जो अधिकारी होते हैं उसको हम लेबरर के श्रेणी में नहीं रखते। या फिर उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, रिन्यूमरेशन मिलता है, लेकिन उसे हम लेबरर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और जहाँ तक लेबरर की बात होती है तो इकोनॉमिक कंटेस्ट में, सोशोलॉजिकल कंटेस्ट में हम अगर इसको डिफाइन करते हैं तो लेबरर उसे कहते हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए अपने श्रम को बेचता है। समझे ना, वो श्रम को बेचता है। अब श्रम के बेचने कर में उसका कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका रिन्यूमरेशन पारिश्रमिक मिल रहा है, कम दिया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है, दैट इज डिफरेंट, ये अलग बात है। लेकिन श्रमिक का वही मतलब होता है जो अपना श्रम एक लाइवलीहुड जीविकोपार्जन के लिए बेचा जाता है। और इतिहास गवाह है, ये पार्टिकुलरली स्पेशली भारत के संदर्भ में, विश्व के किसी भी समाज में हर काल में समाज में दो वर्ग रहा है, एक एक्सप्लॉयटर, एक एक्सप्लॉयटी, एक शोषित, एक शोषक। आज भी आधुनिक युग में, ग्लोबल लेवल में आज भी हम देखते हैं कि उसी को आप जो है से बुजुर्गवादी या प्रोतारियत कहते हैं, सरभारा कहते हैं या पूंजीपति कहते हैं। आरंभिक काल में, प्राचीन काल में ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली इंडियन कंटेस्ट, इंडियन सोसाइटी। ग्लोबल लेवल पर भी आप देखते हैं तो किसी भी समाज में, किसी भी काल में समाज दो वर्गों में बटा रहा है। जैसा कि मार्क्स का आइडियोलॉजी है, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, सोशल जस्टिस में हम पुट करेंगे कि मार्क्स का आइडियोलॉजी है और उसका कथन है कि हाइदर टू इन ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अभी तक जो समाज है, किसी भी समाज में अभी तक का इतिहास रहा है कि समाज हमेशा ही वर्ग संघर्ष, समाज में वर्ग संघर्ष रहा है। क्यों? कि एक जो उसका वर्ग है वह क्या है, शोषित है, और दूसरा शोषक है। एक एक्सप्लॉयटी है, एक एक्सप्लॉयटर है। या कभी आज भारत के संदर्भ में कहते हैं कि भारत के संदर्भ में कहता है कि ये लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये थोड़ा हम LSW से हट के जनरल आप लोग को इंटरेस्ट नहीं जगा रहे। सब चीज़ रेडीमेड एग्जाम में रिटेन या रेडीमेड नहीं, थोड़ा ऐसा लिखिए जो इम्फैटिक हो, वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। LSW में ये सब चीज़ आपको चर्चा नहीं मिलेगी। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है मेरा भारत, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है? देश में बैठा, दिल्ली में बैठा 545 व्यक्ति ही पूरे विश्व को या भारत को क्या कर रहा है? भारत के 121 करोड़ जनता आज पर 2011 सेंसस के अनुसार 121 जनसंख्या को होल्ड करा है। कैसा लोकतंत्र है? आज भी वही है, कहने के लिए तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज भी आप लोकल लेवल पर देखें, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन आज भी हर समाज में इसका डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन घट गया, ये कह सकते हैं। सोशल रिलेशन चेंज हो गया, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि समाज का जो दो वर्ग है, एक शोषित है, एक शोषक, वह
बिल्कुल खत्म हो गया। इसकी कल्पना करना किसी भी सरकार के, किसी सरकार और किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। समाज हमेशा ही और आगे भी ये कहना मुश्किल है कि समाज से ये वर्ग संघर्ष जो खत्म हो जाएगा, ऐसा लोकतंत्र तो है। आपको बेहतर एग्जाम्पल दिया कि 121 करोड़ जनसंख्या को मात्र 545 आदमी बैठा, आप सब लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, जानते हैं, संविधान पढ़ते हैं, पढ़ना भी है, तो कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है? तो श्रमिक लेबरर का तात्पर्य ही होता है कि जो अपने लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के लिए अपना श्रम बेचता है, श्रमिक वह कहलाता है। समझे? सिंपल वे में तो आप लिखते हैं जो अपना, तो यहाँ तो LSW की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हट के लिखिए और ढंग से लिखिए। श्रमिक का सिंपल डिफिनीशन है जो अपना श्रम बेचता है, लेकिन श्रम बेचने के लिए वो चाहे वो नियोजित हो, अनियोजित हो, स्किल हो, अनस्किल हो, सारा हो, ये अलग बात है। लेकिन जब श्रम बेचने के सिवा उसका कोई विकल्प नहीं है तो उसका शोषण होगा ही, चाहे जिस स्तर पर, जिस एक्सटेंशन, जिस डिग्री, जिस हद तक, जिस अनुपात में आप बोल सकते हैं कि उसका कितना शोषण होगा, यह उसकी परिस्थितियां हैं। यह निर्भर करता है कि टाइम टू टाइम, और सोसाइटी के हर सोसाइटी में अलग अलग होता है, तो शोषण से वंचित नहीं है। जिसका शोषण श्रम बेचने के सिवा कोई उपाय नहीं हो, उसके पास विकल्प नहीं हो लाइवलीहुड के, जीविकोपार्जन के लिए, वही श्रमिक कहलाता है। अब आपकी चाहे जो मजबूरियां है, आप मेंस में भी पढ़ते हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर के सेक्शन में पढ़ते हैं GS में। गांधीयन आइडियोलॉजी यही है कि किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति का कोई शोषण तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो शोषण करने नहीं देगा, चाहे शोषण करने देने की उसकी जो मजबूरियां हो। आपकी यही मजबूरियां हैं कि जीविकोपार्जन के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप अपना श्रम बेचते हैं, और जो श्रम बेचता है वही श्रमिक कहलाता है। अब उस श्रमिक का शोषण किस हद तक रोका जाए, इसी के लिए सोशल वेलफेयर बना हुआ है, समाज कल्याण। आप लोग सब जैसा, सब लोग पास सिलेबस की जानकारी है, चाहे सिलेबस सब लोग जानते हैं, तब इसका एक दूसरा पार्ट आता है समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की बात होती है तो सोशल वेलफेयर की आवश्यकता क्यों? जो अपना खुद डिफेंड, रक्षा नहीं कर सकता है, उसको संरक्षा की जरूरत होती है। इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे कि रक्षा और सुरक्षा में अंतर है, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति, ह्यूमन का नेचर है, कोई नहीं चाहता कि मेरा शोषण किया जाए, लेकिन उसकी मजबूरियां हैं। जीविकोपार्जन के लिए उसको श्रम बेचने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, जिस कारण उसका शोषण हो रहा है। तो क्या सब दिन शोषण होगा? उसका पास तो कोई एसेट नहीं है, कोई संपत्ति तो नहीं है, तो उसका कम से कम शोषण हो, अनेक स्तर पर शोषण हो। इसके लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसा कि सिलेबस में है कि प्रोविजन रिलेटेड टू लेबरर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। श्रमिकों के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, बनाया गया है, वो तो दूसरा पार्ट है। सोशियोलॉजी का सेक्शन ए में आप देखते होंगे, वो पार्ट है। तो सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का यही मतलब है कि जब किसी श्रमिक को जीविकोपार्जन के लिए श्रम बेचने के सिवा कोई विकल्प न हो, वह श्रमिक कहलाता है। और कोई विकल्प नहीं होगा जीविकोपार्जन के लिए, तो उसका शोषण होना वो फिक्स्ड है, निश्चित है। अब उसको बचाने के लिए कम से कम उसका शोषण हो, अनेक स्तर पर न हो सके, इसके लिए हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उसी के लिए एक टर्म है सोशल वेलफेयर। जो श्रमिक
पहला श्रम क्या है, दूसरा श्रमिक क्या है, और तीसरा है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर समाज कल्याण की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि श्रमिक है तो उसका शोषण होगा ही। हर सोसाइटी में इतिहास गवाह है, इन ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी टिल नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, पहले कह चुके हैं कि किसी भी अब तक का इतिहास है, किसी भी समाज में वहां पर वर्ग संघर्ष रहा है, और वर्ग संघर्ष में दो ही रहा है, एक शोषित एक शोषक, एक एक्सप्लॉइटी और दूसरा एक्सप्लॉइटर। वही तो कहे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है मेरा भारत, लेकिन आज नहीं हो रहा है शोषण। क्या आज भी शोषण हो रहा है? तो इस शोषण को आप पहले भी कहते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी को आप पुट करके समझिए कि किसी का शोषण तब तक नहीं कोई कर सकता जब तक शोषण करने नहीं देगा। और शोषण करने देने की उसकी चाहे जो मजबूरियां, आपकी मजबूरियां हैं, लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का कोई आपके पास मीन्स नहीं, साधन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो आप अपना श्रम बेचते हैं। श्रम बेचते हैं तो कोई खरीदेगा। तो यहां तो दो पक्ष है, दो इंटरेस्ट है ना। कोई व्यापार करता है तो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, कोई नियोजक है तो अधिक से अधिक चाहता है कम से कम दर पर मजदूरी दे के उसको अधिक से अधिक घंटे तक काम करवा। आगे एलएसडब्ल्यू में सब पढ़ना है, आप लोग सिलेबस से परिचित होंगे, चाहे पढ़े भी होंगे। तो यही मजबूरी है जो उसका शोषण होता है। कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी स्तर पर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आप जाते हैं, गवर्नमेंट अभी ऐलान करती है कि इतना ही वेतन देंगे, इतना ही वेतन देंगे, कंपनी कहती है इतना ही वेतन देंगे। अगर आप नहीं है, बेरोजगारी भी पढ़ना है, आपके एलएसडब्ल्यू में बेरोजगारी पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, तो बेरोजगार किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं? ये सोसाइटी का, हर सोसाइटी का अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग डिटर्मिनेंट है। आप सब लोग जानते हैं, इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। बेरोजगार किसको कहते हैं? कि समकालीन मार्केट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर जो सरकार नियत करती है, स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिक के लिए इतना घंटा काम करेगा, इतना देना है उसको, अकुशल का इतना है देना है, और उस पर कोई काम करने को इच्छुक हो और फिर भी उसको रोजगार का अवसर नहीं मिलता है, तब उसको बेरोजगार कहते हैं। सरकार कहती है 8 घंटा काम कीजिए, हम आपको 200 रुपया के रोज देंगे, 500 रुपया के रोज। आप कहते हैं नहीं, हम इतना पढ़े लिखे, हम नहीं 500 रुपया पर नहीं काम करें, हमको 1000 चाहिए, तो आपको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उसी तरह गरीबी पढ़ना है, गरीबी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। गरीब किसको कहते हैं? आज भारत के संदर्भ में ही ना कहते हैं, गरीबी का पैरामीटर यही है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, जो मूलभूत अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, बीपीएल सूची में लिस्टेड है, उसको गरीबी रेखा में रख दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको जूस नहीं मिल रहा है तो हम गरीब के श्रेणी में हमको रख दीजिए। वैसे ही शिक्षा का पैरामीटर है। आपके इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन सोसाइटी में लिटरेट किसको कहते हैं? शिक्षित किसको कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग, वैसा व्यक्ति, इसको रीड और राइट का ज्ञान नहीं है, उसको आप क्या कह देते हैं? अशिक्षित कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन लिटरेसी का मेरा पैरामीटर और कुछ और बेहतर हो जाएगा, तो हमारे गवर्नमेंट ये क्या करेगी? डिटरमाइंट रखेगी, पैरामीटर ये रखेगी, कम से कम जो 10th पास होगा उसको हम शिक्षित कहेंगे, था अशिक्षित कह देते हैं। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम वेरिएबल होता है, समझे? अब एलएसडब्ल्यू के कंटेस्ट में आ जाइए कि शोषण तभी कोई करेगा जब आप उसको करने देंगे। एक पार्टिकुलर चैप्टर है, एक हिस्सा है, तीसरा सिलेबस आप देखते होंगे, सेक्शन ए में तीसरा पार्ट है कि प्रोविजन रिलेटेड टू लेबरर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में श्रमिक के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए, उसी में ये है, उसी का एक हिस्सा है वेलफेयर। वेलफेयर स्टेट की बात है, संविधान पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात होती है, कल्याणकारी राज्य की बात होती है। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब? यही होता है सरकार क्या कदम कर उठा सकती है जो हमारे लेबरर को कम से कम मतलब शोषण हो सके। इसलिए वेलफेयर की बात होती है, समाज कल्याण की, ठीक है? तो समाज कल्याण
के लिए जो सरकार कदम उठाती है, समाज कल्याण का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि सोशल जस्टिस हो, सोशल इक्वलिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सारा चीज़ एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं बस। और अगला जो होगा, अगला लेक्चर में हम कुछ कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें एक चीज़ और भी जोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं तो उसमें ये चर्चा करेंगे कि यहाँ तो हम टॉपिक पर चर्चा की, अगला क्लास होगा उसमें हम ये चर्चा करेंगे, आप सिलेबस सबको जानकारी है उसका हम यहाँ वर्णन भी करेंगे, लिखेंगे भी, जैसा आप जानते हैं। अब है कि उसमें कौन क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें जिससे अधिक से अधिक मार्क्स हम ऑब्टेन करेंगे। हाउ टू फेच मोर एंड मोर मार्क्स इन रिटेन एग्जामिनेशन, माने किस प्रकार से आप लिखें मुख्य परीक्षा में कि अधिक से अधिक अंक आप लें, प्राप्त करें। तो उसमें क्वेश्चन को हम बांटेंगे कि सेक्शन ए कर देंगे जिसमें ये आप क्वेश्चन आता है तो लिखिए ही लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद विकल्प हमारे पास रहेगा कि दूसरे ग्रुप में बांटेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है तो आप लिखे, इसलिए सेक्शन तो अटेम्प्ट करना है आपको। एक ही सेक्शन से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं सकते हैं। अब एक सेक्शन में रहता है वो भी क्वेश्चन जिसकी उतनी महत्ता नहीं है, महत्ता तो है, क्वेश्चन की महत्ता है, लेकिन आप उससे अधिक मार्क्स नहीं, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में पूरा लिखेंगे कि ये सब क्वेश्चन आप आता है तो इसको पहले अटेम्प्ट करें, और नहीं आपके पास विकल्प है तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फिर इसको सेक्शन सी में बांटेंगे, ये कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं, जैसा कि आप सिलेबस सबको जानकारी है कि सेक्शन बी में आता रहता है बेगरी, प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहलिज्म, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मदपान, ये सब को ट्राई करना है, पढ़ के रहेंगे हम लोग, कोशिश करना है कि क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करें। हमारे पास विकल्प है सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, वैसे ही आप पूरे सिलेबस को ए बी में हम कैटेगराइज कर देंगे, और सेक्शन ए से अधिक दोनों पार्ट का ये सब क्वेश्चन आप सबसे पहले कोशिश करें, तो भी LSW में भी हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और कम से कम मेहनत करके तब उसको हम ये प्रेस्क्राइब करेंगे कि कौन क्वेश्चन सेक्शन ए में जो हमको पढ़ना है उसमें भी फिर प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को दें, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।